नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेक बाउंस से रिलेटेड केसेस की। हालांकि इस विषय पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ था, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अपने आई बटन में दे दूंगा। आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने खास तौर पर चर्चा की थी कि चेक बाउंस केसेस में आपके पास कौन कौन से वैलिड डिफेंसेस हैं। इस क्रम में मैंने एक महत्वपूर्ण डिफेंस ये भी बताया था कि आप ये डिफेंस ले सकते हैं कि फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी नहीं है जितने का अमाउंट वो क्लेम कर रहा है कि उसने आपको दिया था। ये एक वैलिड डिफेंस माना जाता है, जिसमें कोर्ट इस बात को बिल्कुल कंसिडर करती ही है कि जो कंप्लेनेंट दावा कर रहा है कि उसने फलाना अमाउंट एक्यूज्ड को दिया था, तो क्या वो देने के लिए कैपेबल था। और इसके लिए एक्यूज्ड को सिर्फ एक ऑब्जेक्शन रेज करना होता है और सरकमस्टांस की तरफ इशारा करना होता है, ताकि कोर्ट उसको कंसिडर कर सके। और इसके बाद फिर ये ओनस कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी उतने अमाउंट देने की या नहीं, ये ओनस पूरी तरह से कंप्लेनेंट पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये सारा कुछ कैसे होता है आज के वीडियो में हम जानेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, और उस जजमेंट में इसी पॉइंट के आधार पर केस को एक्यूज के फेवर में ग्रांट कर लिया गया था और कंप्लेनेंट का केस को डिसमिस कर दिया गया था। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कर लें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि लीगल जानकारी युक्त ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रिमिनल केस में हमेशा जो केस को प्रूव करने की लायबिलिटी होती है वो प्रोसिक्यूशन साइड की होती है। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। अब जो एनआई एक्ट का केसेस होता है उसमें भी जो कंप्लेनेंट होता है उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपने केस को प्रूव करना होता है, और उसके बाद जो एक्यूज्ड होता है उसको मेयर डिनाई करना होता है, और प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर अपने जो ऊपर एलिगेशंस हैं उनको रिबट करना होता है। दोस्तों, यहाँ मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सेक्शन 118A और सेक्शन 139 में प्रिजम्पशन का प्रोविजन है एनआई एक्ट के अंदर, जिसके आधार पर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि अगर उसने चेक कोई इशू किया है किसी एक्यूज ने, तो वो निश्चित तौर पर कोई कंसिडरेशन के लिए किया है, और ये चेक टू ओइंग सम लायबिलिटी, यानी उसका कोई लीगल डेब्ट या लायबिलिटी बनता था इसीलिए किया है। तो ये जो प्रिजम्पशन होता है कोर्ट का, ये एब्सोल्यूट प्रिजम्पशन नहीं होता है। ये प्रिजम्पशन रिबटेबल होता है और इसको रिबट किया जा सकता है। और रिबट करने के लिए यहाँ एक्यूज्ड को सिर्फ एक प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर एक रीजनेबल डाउट क्रिएट करना होता है, और ये डाउट वो अपने डिनायल के द्वारा अथवा अपने एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्कमस्टेंस के द्वारा वो कर सकता है। मैं जिस केस की अभी चर्चा करने जा रहा हूं वो केस है बसालिंगप्पा वर्सेस मुदी बसप्पा। ये केस 2019 3 सुप्रीम कोर्ट जेल जेआर में प्रकाशित हुआ है, और इस केस का जो सार या शॉर्ट स्टोरी कहें वो ये है कि कंप्लेनेंट ने एक केस फाइल किया, जिसके अंतर्गत उसने ये क्लेम किया कि डिफेंडेंट ने उसे एक चेक दिया था 6 लाख रुपीस का,
जो उसने जब बैंक में एनकैशमेंट के लिए डाला तो वो वहां बाउंस हो गया विथ अ रिमार्क इनसफिशिएंट फंड। आफ्टर दैट उसने एक लीगल नोटिस दिया और लीगल नोटिस देने के बाद उसने एक ट्रायल कोर्ट में केस फाइल किया। ट्रायल कोर्ट में एक्यूज जो था वो अपीयर हुआ और अपीयर होने के बाद उसने एक ग्राउंड लिया कि ये जो 6 लाख रुपीस का जो ह्यूज अमाउंट है वो देने की कंप्लेनेंट को कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि कंप्लेनेंट 1997 में कर्नाटका स्टेट रोडवेज सर्विस से वो रिटायर कर चुका था और इस कारण उसको रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर महज 8 लाख रुपए उस समय मिले थे, जो उसने एग्जॉस्ट भी कर लिए। कंप्लेनेंट ने जितने एविडेंसेस फाइल किए वो महज चेक बाउंस चेक था, मेमो ऑफ रिटर्न था, लीगल नोटिस था और उसकी रिसीट थी, एक्नॉलेजमेंट था। तो ये सारे तथ्य तो वही थे जो उसने ऑलरेडी अपने कंप्लेंट में कहे थे, किंतु जो एक्यूज ने फाइल किए अपने डॉक्यूमेंट्स, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे वो एक्यूज के एलिगेशन को सब्सटेंशिएट कर रहे थे। जैसे एक्यूज ने जो अपना बिजनेस जो ट्रांजैक्शन किया था थर्ड पार्टी से और जिसके बदले उसे 15 लाख रुपीस मिले थे, उस ट्रांजैक्शन में कंप्लेनेंट एज अ विटनेस साइन किया था, उस डॉक्यूमेंट को एक्यूज ने फाइल किया। इसके अलावा कंप्लेनेंट ने अन्य 2 व्यक्तियों के अगेंस्ट में भी केस कर रखे थे, जिनकी सर्टिफाइड कॉपी एक्यूज ने फाइल किया और साथ ही साथ ये ग्राउंड भी लिया, चूंकि उतना पैसे नहीं थे, चूंकि उसने अपने सारे रिटायरमेंट बेनिफिट के पैसे को एग्जॉस्ट कर लिया, तो अब वो 6 लाख रुपीस उसको देने में सक्षम नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने इसी ग्राउंड पर उसके केस को खारिज कर दिया और एक्यूज के फेवर में ऑर्डर पास कर दिया, जिसे कंप्लेनेंट ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसने क्रिमिनल अपील फाइल किया और वो अपील हाई कोर्ट के द्वारा अलाउ कर दी गई, जिसके अंतर्गत एक्यूज को 8 लाख रुपीस एज ए कंपनसेशन देने का ऑर्डर हुआ। तब एक्यूज ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वहां उसी तथ्य को रखा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह बताया कि जो सेक्शन 118 का जो प्रिजम्पशन होता है और 139 का जो प्रिजम्पशन होता है वो रिबटेबल होता है। अब जो ओनस था एक्यूज के ऊपर, तो वो ओनस अब शिफ्ट हो जाता है कंप्लेनेंट के ऊपर और कंप्लेनेंट को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपने फैक्ट्स को प्रूव करना होता है। यहां जो कंप्लेनेंट के ऊपर जो एलिगेशन एक्यूज ने लगाया कि इनकी ये कैपेसिटी नहीं थी, तो इसके संबंध में कंप्लेनेंट कोई भी इररिफ्यूटेबल और कंक्लूसिव प्रूफ नहीं दे पाया अपने सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड। इस कारण कोर्ट ने अल्टीमेटली यही वर्डिक्ट दिया कि अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो उसको ये ह्यूज अमाउंट ऑफ 6 लाख रुपीस वो उसको लोन दे सके, इस कारण जो हाई कोर्ट के जो डिसीजंस थे उसको रिवर्ट कर दिया और ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि एक वैलिड ग्राउंड को लेने के कारण एक्यूज्ड का केस बिल्कुल यू टर्न लेता हुआ एक्यूज के फेवर में डिसाइड हो गया और कोर्ट ने भी इस ग्राउंड को बहुत ही वैलिड माना और फैसला एक्यूज के फेवर में दिया। तो अगर आपका भी कोई एनआई एक्ट का से रिलेटेड केस चल रहा हो जो झूठ मूठ का किसी ने फाइल कर दिया हो और आप इनोसेंट हैं, तो आप भी इस तरह का ग्राउंड ले सकते हैं। और कोई विशेष अगर परिस्थिति हो जिसमें कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो कृपया आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे ओपिनियन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर लें और मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।